नमस्कार, मैं रजनी प्रभा मुजफ्फरपुर बिहार से रचना दर्शन मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। रचना दर्शन मंच के हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर शैलजा रोला बेंगलोर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। रचना दर्शन मंच पर प्रारंभ हुए साक्षात्कार की नवीन कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के अतिथि श्री जय कृष्णा मिश्रा चैतन्य जी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है मिश्रा जी, जिनसे भेंट वार्ता के दौरान हमें साहित्य संबंधी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। मैं इनके जीवन परिचय पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। श्री जय कृष्णा मिश्रा चैतन्य जी, जिनका जन्म साहिबगंज झारखंडिया में हुआ है और इन्होंने स्नातकोत्तर लोक प्रशासन से करके MBA करके विगत 7 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं। वरिष्ठ काव्य नागरिक मंच UAE के उपाध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक और भारत सदस्य भारतीय कवि संघ के ये अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं। रेजिडेंस एम्बेसडर UAE इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के ये एम्बेसडर भी हैं और इनकी रुचि लेखन में बहुत ज़्यादा है। साहित्य के प्रति इनकी रुचि इन्हें कहानी, कविता, गीत, यात्रा वृतांत, संस्मरण सारे सभी जो विधाएं हैं उनके लिए इन्हें प्रेरित करती रहती है और ये इस पर अपना भरपूर कार्य कर रहे हैं। साहित्य की सेवा करके साहित्य को बहुत आगे की ओर अग्रसर, अपनी नई दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रकाशित रचनाएं 21 है जो साझा संकलन में है। आपका एक बार तहे दिल से मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ श्री जय कृष्णा मिश्रा चैतन्य जी। आपका हमारे इस पटल पे स्वागत है। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले हिंदी के प्रति आपकी रुचि कब से और कहाँ से हुई? कैसे इसकी प्रेरणा आपके अंदर जागृत हुई और आप साहित्य के प्रति पूरे तन मन से समर्पित हो चुके हैं? तो कृपया हमें बताने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर शैलजा आपके प्रति और रचना दर्शन के प्रति। आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जैसा कि आपको पता है कि हम भारत देश में जन्म लिए, हमारा सौभाग्य। तो हिंदी तो ऐसे ही घर से ही शुरू हुई। हिंदी के प्रति लगाव क्या, हिंदी तो हमारे रोम रोम में बसी हुई है जी। तो हिंदी का तो हम ये नहीं कहते कि कैसे रुचि हुई, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हिंदी हमारे हर कण कण में है, हमारे शरीर के रग रग में हिंदी बसी हुई है जी। और चूंकि शुरू से ही
पारिवारिक ऐसा रहा माहौल, तो हिंदी जी को और अगले लेवल तक ले जाने के लिए मैं धीरे-धीरे उसके प्रति मेरी जागृति पैदा हुई और मैं वहाँ से लेखन में, कविता के माध्यम से और अन्य स्रोतों से, आप जैसे महानुभावों से मिल करके, बातें करके और अपने आप को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की और यहीं से मेरी हिंदी के प्रति जो है वो आदर और सम्मान मेरे दिल में बना। बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपके द्वारा मिली। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा बोला कि भारत में रहने वाले हर भारतीय अपनी हिंदी के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि वह जैसे माँ के प्रति प्रेम होता है वैसे अपनी भाषा के प्रति प्यार होता है। मैं आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज हमें अवगत कराएं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पारिवारिक में मेरे माता पिता हैं और मेरे दो भाई भी हैं जो कि दिल्ली में ही हैं और मेरी नानी अभी जीवित है जो 110 वर्ष की हो चुकी हैं। मेरे मामा जी हैं जो कि गया कॉलेज के प्रोफेसर हैं। मेरी शादी भागलपुर में हुई है। मेरे फादर इन लॉ बिहार के एक, अब तो झारखंड में, उनके कॉलेज के संस्थापक रहे हैं। अपने समय के डबल एमए किए हुए थे राजनीति शास्त्र में। और मेरा जो ससुराल पक्ष है वो कंप्लीटली पूरी तरह से शिक्षा और शिक्षा के प्रति जो है शिक्षाविद लोग हैं सभी। कोई एक मेरे चचा ससुर जमशेदपुर में हैं, चाची मेरी वो भी जमशेदपुर में है, कॉमर्स कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो इस तरह से मेरा एक बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है। बस। बहुत सही बात है मिस्टर सर कि विरासत में जो एक संस्कार हमें मिलता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारे जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद तो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। जी जी जी। अगली कड़ी में मैं जानना चाहती हूँ कि साहित्यिक यात्रा के विषय में कुछ आप बताइए। जी, साहित्यिक यात्रा के बारे में मैं बचपन से ही अपने माँ के घर में, माँ मेरी जो है उनके माँ के यहाँ मेरा जो है वो ज्यादा रहना हुआ। तो मेरे मामा जी शिक्षक रहे हैं, मेरे एक मामा जी गया कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। तो वो लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखते गाते, तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता था। ठीक है। इसके बाद मेरे अंदर यदि मैं कहूँ तो जब मैं चौथी कक्षा का विद्यार्थी था तो मैं अपने स्कूल में जो गांव में होता था उसमें मैं एक तरह से क्लास का मॉनिटर होता था। तो आपको पता है हमारे समय में ना प्रार्थना की जाती थी, सरस्वती वंदना होता था। सुबह सुबह ही हम स्कूल जाने के साथ ही पहले अपना बैग रखते थे, फिर अपने कतार में खड़े होकर के सारे बच्चे बाहर निकल करके और सरस्वती वंदना करते थे। तो मैं वहाँ से मेरे अंदर प्रतिदिन मतलब खाली रविवार को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि शनिवार को भी हाफ डे होता था वहाँ पे हमारा उस समय स्कूल, तो हम प्रतिदिन वहाँ पे सरस्वती वंदना करते थे। तो वहाँ से मेरे अंदर जो है माँ सरस्वती की कृपा ऐसी रही कि वहाँ से मेरा संगीत के प्रति और लिखने उसके साहित्य के प्रति रुचि अपने आप डेवलप होती चली गई। फिर बाद में मैंने उसको आगे लेवल तक लेके गया। बाद में क्लास जब 7वीं में था मैं, तब मैं एक तुलसी जयंती पे मुझे एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला, जो कि मैंने खुद की एक लिखी हुई रचना पहली बार वहाँ पे मैंने गाया था। और इसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर मैं विश्व पटल पे आया। फिर मैं अमेरिका के भारत काव्य पीयूष, जो कि रामचरित भवन से प्रकाशित होता है, उसका मैं सदस्य बना। वहाँ पे 117 कंट्री के रचयिता उसमें पार्टिसिपेट किए भारत काव्य पीयूष में, जिसमें कि मेरा भी एक स्थान था और मेरे कविता का नाम था राष्ट्रभक्त, ऐसा कुछ था। तो मुझे वहाँ से भी मिला और बाकी जगहों पे मैं जाता रहा और मैंने साहित्य को जो है वहाँ से आगे बढ़ाने का काम धीरे धीरे शुरू किया।
ये मेरी साहित्यिक यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपनी साहित्य यात्रा के विषय में मुझे बताया, हम सबको, हमारे दर्शकगण को बताया है। और ये बात सही है कि बचपन के में जो बीज आपके अंदर बो दिया जाता है वही बड़े होकर एक वृक्ष का रूप लेता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपकी यात्रा रहे। और माँ के साथ नानी के घर में इस तरह का माहौल, ये अपने आप में बहुत ही अनुपम है। मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि साहित्य से तो आपका प्रेम स्नेह है ही, उसके साथ आप संगीत से भी उतना ही आपका लगाव है जितना साहित्य से है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप साहित्य और संगीत दोनों को एक साथ कैसे निभाते हैं, और संगीत पे आपकी पकड़ और आपकी रुचि किस प्रकार हुई है, आप इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो मैं ये बताऊंगा कि साहित्य से पहले जी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं संगीत मतलब अंदर जा चुका था। वो ऐसे, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं और मेरे मामा जी भी बहुत अच्छे गायक हैं, तो वो जी। जब गाते थे तो मैं उनको फॉलो करता था। और कहीं ना कहीं स्कूल में भी हर प्रोग्राम में, संगीत के प्रोग्राम में मैं क्योंकि लिखना उस समय थोड़ा सा संभव नहीं था, बहुत छोटे उम्र में लिखना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं संगीत के प्रति जो मेरी रुचि हुई वो वहीं से हुई। जब मेरे माँ गाती थी तो माँ को मैं सुनता था, फिर मामा जी गाते थे उनको सुनता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो गाती थी कुछ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वही चीज दोहराऊं, और उनके जब वो कहीं होती थी इधर उधर तो उनके ही गाए गीत को मैं गुनगुनाता था। इसके अलावे मुझे जो सबसे ज्यादा बचपन में प्रेरित किया संगीत में, वो था एक हमारे बहुत अच्छे रहे हैं गायक, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो हरिओम शरण। मैं हरिओम शरण जी को बहुत फॉलो करता था बचपन से ही। और हरिओम शरण जी के आवाज का मैं बहुत, जब भी कोई उन दिनों ट्रांजिस्टर होते थे, रेडियो होता था, तो मैं उनके प्रोग्राम को सुना करता था। इसके बाद भागलपुर रेडियो स्टेशन से, आकाशवाणी से 1:30 बजे का एक कार्यक्रम होता था, आपकी फरमाइश। मैं उस आपकी फरमाइश में 1 घंटा तक प्रतिदिन बैठता था। तो संगीत के प्रति मेरी रुचि वहां से शुरू हुई और अभी तक जारी है भगवान के दया से। जी, रही बात साहित्य की, तो साहित्य में जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था तो मैंने पहली कहानी लिखने की कोशिश की थी। छोटी सी कहानी थी और उसका शीर्षक होता था मेरी पड़ोसन। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। एक गांव का माहौल होता था। तो गांव में एक परिवार में शादी हुई, वो बहुत ही खूबसूरत थी। हम लोग भाभी भाभी, हमें पता चला कि शादी हुई है उनके घर पे, तो हम दौड़ते हुए गए। और उन दिनों तो देखना एक बड़ा, किसी तरह से छुप छुपा करके उनको देख पाए हम भाभी को। बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत, गोरी और पूरा एकदम बहुत अच्छा। तो ठीक उनका चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन क्या हुआ, सडनली भगवान को ऐसा मंजूर था कि कुछ ही दिनों बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर उनके ऊपर काफी पहाड़ टूट पड़ता है। तो वो जो पांव, जिसके पांव में मतलब, जो कि बिल्कुल कहते हैं ना, इतना कोमल पांव, वो पहाड़ जाकर के मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो लकड़ी ला करके, हमारा झारखंड होता था, झारखंड पहाड़ी एरिया है, तो मैंने अपनी आंखों देखा था कि वो पहाड़ से लकड़ी लाती थी, जलावन लाती थी, बच्चे को खिलाती थी, और किसी तरह के पढ़ लिख करके उस बच्चे को उन्होंने एक अच्छा बड़ा मुकाम दिया। तो मैं बड़ा प्रेरित हुआ उनके उससे। तो मैंने वो एक कहानी में उसको पिरोया, उस चीज को। पहली बार मैंने कुछ लिखने की कोशिश वहां से की थी, और ये बहुत कम समय में ऐसा हुआ। जो कुछ हुआ ये शादी के 1 आध साल के अंदर अंदर हुआ, उसने मुझे प्रेरित किया और मैं वहां से ये लिखा।
तो ये शुरुआत वहां से हुई थी मेरी लेखन की। जी सर, कहते हैं कि कहानी की प्रेरणा अपने आसपास की घटनाओं से ही जी मिलती है और बस लेखक अपनी सोच से उसे एक नया रूप देता है जो पाठकों को आकर्षित करता है उस कहानी में के साथ बिल्कुल आत्मसात कर देता है। आपकी कहानी मुझे का याद आ रहा है उसमें एक एक पंक्ति मैंने लिखी थी उन दिनों जी कि चूंकि वो गरीब थी, वैसे भी खूबसूरत थी और पूजा पाठ पे ध्यान देती थी, तो मैंने उसमें लिखा था जब वो उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनके पति मर गए, विधवा हुई, तो मैंने लिखा था कि गरीबों के ऊपर, गरीबों के ही ऊपर भगवान का रहमो करम रहता है, लेकिन वही भगवान फिर उस गरीब को दोबारा गरीब बना देते हैं। ये मेरे मन बहुत का भाव था उनके प्रति बहुत जो मैंने खूब, उसमें बहुत अच्छे। सच में आपने उस घटना को मतलब दिल से उसे महसूस किया, तभी तो वो आपकी लेखनी से व्यक्त हुई है और ये बहुत ही अंतर्मन को छूने वाली ये कहानी है। इसके बाद, और ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा बहुत कम उम्र से शुरू हुई है। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, आप कृपया हमें, हमारे दर्शकों को अपनी कुछ कविता से, जो कविता आपके मन के बहुत करीब है, आप उससे अवगत कराएं। जी जी अभी हाल फिलहाल में अपने यहाँ एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जी हमने भगवान राम को मूर्त रूप दिया। वैसे तो भगवान राम कण कण में है, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद भगवान राम को हम ला पाए। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है उन दिनों। जी जी अभी तक मैं जा नहीं पाया हूँ भगवान का दर्शन करने। वैसे मैं करीब करीब 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ हिंदुस्तान में। जी एक मैं इस पे जा चुका हूँ, अभी रामेश्वरम गया था कुछ दिनों पहले, एक डेढ़ जी महीना पहले की बात है। लेकिन जी अभी अयोध्या चूंकि माँ और पिताजी के साथ जाना है, तो इसीलिए मैं अभी जा नहीं पाया हूँ। पर उनके मैं एक दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है, मुझे भी अयोध्या जाना है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जन्म जन्म से जिसको पूजा, जिसको गाया, जिसको ध्याया, उस धरा के स्वर्णिम मिट्टी माथे पे तिलक लगाना है। मुझे भी अयोध्या जाना है। बहुत अच्छे, बहुत मुझे अच्छे। भी अयोध्या जाना है। अगली लाइन है कि देखूंगा सुंदर आंगन को, राजा दशरथ के प्रांगण को। देखूंगा सुंदर आंगन को, राजा दशरथ के प्रांगण को, माता कौशल्या की ममता को और राम लला के आनंद को। उस आंगन को, उस प्रांगण को एक प्रेम का पुष्प चढ़ाना है। मुझे भी अयोध्या जाना है। बहुत खूब, बहुत एक खूब। और लाइन सुनाना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है बिल्कुल। कि उसमें मैंने लिखा कि सोच रहा हूं क्या ले जाऊं। भगवान से दर्शन करने के लिए कुछ तो लेके जाना होगा, पहली जी बार जाऊंगा। तो जी जी सोच रहा हूं क्या ले जाऊं, झूठे बेर कहां से पाऊं। भगवान को बेर जो सबरी ने खिलाया था, क्या बात है। तो सोच रहा हूं क्या ले जाऊं, झूठे बेर कहां से लाऊं, वैसा सबर कहां मैं पाऊं। जो सबरी बचपन से लेके बूढ़ी हो गई के लिए, वो सबर नहीं है मेरे अंदर। जी तो सोच रहा हूं क्या ले जाऊं, झूठे बेर कहां से पाऊं, वैसा सबर कहां से लाऊं, और किस सबरी को ढूंढ के लाऊं। बहुत मन के उठते भावों का श्रद्धा से भोग लगाना है। मुझे भी अयोध्या जाना है। मुझे बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी ये पंक्तियां हमारे नजरों के सामने
राम कथा के सारे आज तक जो रामचरितमानस में हमने पढ़ा है या जितनी भी हमने कहानियाँ अपने बड़ों से सुनी हैं, उस सब का सजीव रूप आपकी कविताओं में मुझे द्रष्टव्य हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार इस कविता को सुनाने के लिए। इसके साथ क्या होता है सर, जब हम बातें करने लगते हैं तो बातों से बातें निकलती है। आपने कुछ मैं दिन आपको पहले बताऊं, आप बहुत बढ़िया बातें कर रही हैं। मुझे लग रहा है बातें करते ही जाए आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बातों से बातें निकलती है। तो आपने अभी कहा है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा माँ गाती थी। मम्मी तो शब्द मुझे आजकल बोलचाल की भाषा में बोल देती हूँ, लेकिन माँ शब्द जो गूढ़ अर्थ है वो शायद कहीं नहीं है। तो माँ से आपने जो बचपन में गीत सुने हैं या नानी से सुने हैं या मामा जी, माँ माँ, दो माँ, तो वो सब बहुत ही प्रभाव डालता है जीवन में। मैं इस चीज़ को बहुत महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे रिश्तों की बहुत अहमियत है और मैं निभाने की भी बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से सर। तो मैं और हमारे दर्शकगण आपके उस गीत को सुनना जरूर चाहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आपकी सुमधुर आवाज में आपको जो पसंद हो, जो आपके दिल के करीब हो, जी उस गीत को हमारे सामने प्रस्तुत करें सर। जी। उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। आपने बोला ना मम्मी शब्द, जी कि माँ में और मम्मी में, तो मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं पिछले दिनों नाइजीरिया में था, लागोस में। जी जी लागोस में एक राधा कृष्ण मंदिर है। मैं जहां भी जाता हूं कोशिश करता हूं पहले ढूंढ लूं। तो उस मंदिर को ढूंढते ढूंढते मुझे मंदिर भगवान तो मिल ही गए। मैं जब मंदिर गया तो उस मंदिर के संस्थापक जो थी वो एक अपने कानपुर साइड की थी, अरे बूढ़ी थी, लगभग 85-80 बरस की थी। तो मैं जी थोड़ा वहां पे भजन वजन गाया। जब भजन वजन गाया तो भजन गाने के बाद फिर वो बाद में मिली, हमको बिठाई खाने पर। कहती बेटा आपका भजन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा चाची ये आपका आशीर्वाद है। आप मानेंगे नहीं, चाची वर्ड जो मैंने उनको बोला, चाची शब्द जो बोला, वो कुछ देर तक एकदम से स्तब्ध रह गई। कहती बेटा मुझे 50 साल के बाद किसी ने चाची बोला है, नहीं तो आंटी बोलते थे लोग। आंटी यहाँ पे बोला जाता है। और मैं इतना खुश हुई हूं ये चाची शब्द सुन करके कि मुझे लगता है कि पता नहीं, तो ये है मम्मी और माँ का अंतर। जी सर जी। ठीक है। क्या मैं होता है सर हाँ कि हम कितने भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना ले, कभी भी रोजगार के सिलसिले में हमें कहाँ जी जाना ये कोई नहीं जानता, ये ईश्वर जी। के द्वारा निर्धारित होता हाँ, है। वो जब बहुत छोटे उनके बच्चे थे तभी वो बता रही थी कि मेरे घर में समस्या थी, मेरे पति नहीं थे। तो वो किसी तरह से केन्या गई थी, नैरोबी, और नैरोबी से फिर वो घर में चौका बर्तन कर करके अपना जिंदगी आगे बढ़ाई। अभी कम से कम 10 तो उनकी फैक्ट्री है वहां पे नाइजीरिया में, प्लास्टिक की कंपनी है, वो मंदिर डोनेटेड किया हुआ है, और इतना कुछ है, इतना फिर भी इतना हम्बल मैंने कभी नहीं देखा। उतना हम्बल किसी भी इसको, जी इतना अच्छी वो लेडी थी। ये है। नहीं, बहुत ही आपके जो अनुभव है वो सच में मन को छू जा रहे हैं। और एक बात और है, जब इस जो इंसान के अंदर दबी भावना होती है वो जब पूरी नहीं होती है ना, और एकाएक जब वो हमारे समक्ष वो शब्द आते हैं तो कोई भी इंसान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो जो आपकी बहुत भावुक हो गई नाइजीरिया में जी वो भावुक हो गई, और उनको मैंने कनेक्ट किया हिंदुस्तान से। 2 सेकंड के लिए वो कनेक्ट हो गई एकदम से। बिल्कुल इतने वही सालों से होता था। है सर। जी तो मैं फिर से आपसे आग्रह करती हूँ कि आप एक जो आपके दिल के बहुत करीब है गीत, जी आप उसे हमारे
दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। जी, मैं एक ये विद्यापति जी का गीत सुनाता हूँ जो मेरी माँ अक्सर गाती हैं, तो जी वही जी मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। पिया मोर बालक हम तरुनी गे, कौन चूक कौन तप चूकलो भेलो जननी गे, पिया मोरा बालक हम तरुनी गे, तप चूकलो भेलो जननी गे, पिया मोर बालक पहिर लेल सखी सब दक्षिण के चीर गे, पहिर लेल सखी सब दक्षिण के चीर गे, पिया के देखैत मोरा दगद शरीर गे, पिया मोर बालक हम तरुनी गे, कौन तप चूकलो भेलो जननी गे, पिया मोर बालक। बहुत अनुपम प्रस्तुति मिश्रा सर आपकी। और मुझे जो थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान है उस पे मैं कहूँगी कि आपके स्वर में वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की जो पुट होती है, श्रुति गमक, इन सब समाविष्ट है। और क्या आपने संगीत कहीं सीखा है या विरासत में मिली थी? नहीं, मैंने संगीत किसी से नहीं सीखा। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मामा जी ही हैं, उन्हीं से मैं हारमोनियम बजाना सीखा, बांसुरी भी बजाना मैं अपने मामा जी से ही सीखा। तो ये मैं विरासत से सीखा हूँ, मैंने कोई इस तरह से कहीं जाके नहीं, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ, जी माँ को और जी को। जी जी सर, ये बहुत अद्भुत और अनुपम एक ये बात है कि घर में जब इतने बड़े बड़े गुरु हों तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। और आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बांसुरी, गायकी, साहित्य। और मैं इस विषय में मेरे पास शब्द नहीं है बहुत कुछ कहने के लिए। और अभी आपने जो विद्यापति जी के गीत गाए, बालक पिया मोरा बालक, सच में मिथिला में एक जो विद्यापति की गायकी का एक कहते हैं कि वो एक ढर्रा बना हुआ है जी, एक धुन बना है, एक सुर है। कोई भी गीत हो, मोर सुगना तू कता गिला, ये पिया मोरा बालक, या शिव स्तुति हो, जो भी, सबकी गायकी का जो एक स्वर है उसमें एक रूपता है जो मुझे बहुत ही मेरे मन के करीब है। और अब मैं इससे थोड़ा विलग होके कुछ प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी। वैश्विक स्तर पर आपने बहुत सारे देश विदेश में साहित्य का प्रचार प्रसार किया है, आपका कैसा अनुभव रहा और साहित्य के विकास के लिए और आपकी सोच आगे क्या है, आप उस पे किस तरह का कार्य करना चाहते हैं, ये हम सबको बताइए, हमें इससे अवगत कराइए। जी, मैं अपने अभी तक के इसमें लगभग 40 देशों को विजिट कर चुका हूँ, उनकी यात्रा कर चुका हूँ। मेरे साथ बहुत सारे यात्रा वृतांत, बहुत सारा संस्मरण, बहुत सारा कुछ है। तो
जो अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, खास करके अफ्रीका में जब जाता हूँ और जब लोग, अफ्रीका के लोकल लोग जब मुझे कहते हैं नमस्ते, वाह। तो वो नमस्ते जो है वो पूरे भारतवर्ष आ जाता है, पूरे शरीर के अंदर। मैं अकेला होता भारत हो जाता हूँ उस समय जब वो मुझे नमस्ते कहते हैं। और कभी कभी तो ये कहते हैं अच्छा है, तो ये सुन के और भी अच्छा लगता है। जी। तो हाँ, और क्योंकि हम लोगों का पोशाक और हम लोगों का ड्रेस इस तरह से रहता है कि उनको समझते हुए देर नहीं लगती है कि ये हिंदुस्तान का है, तो वो सीधा बोलते हैं आर यू फ्रॉम इंडिया। इंग्लिश में बोलेंगे आर यू फ्रॉम इंडिया, तो हम कहेंगे हाँ हम भारत से हैं। वेरी रिच, अब आप ये देखें, वेरी रिच, ये उनका एक वर्ड और हमारे लिए सम्मान का पिटारा, कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। जी। तो हम कोशिश, हम जहां भी जाते हैं हमें, और हमारी सरकार भी, बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर भी। मैं आपको बताऊं, दुबई के कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं और हम लोग हिंदी के लिए कुछ न कुछ गोष्ठियां और कार्यक्रम कुछ न कुछ चलता ही रहता है हम लोगों का यहाँ पे। और इसके अलावा भी कतर में, इसके अलावा कुवैत में मेरी एक रचना प्रकाशित हुई कुवैत से, जिसमें बच्चों के प्रति लेखन था। उसमें मुझे तृतीय, थर्ड पोजीशन मिला, अवार्ड था उसमें। नकद राशि और कुछ प्रशस्ति पत्र था, तो उसमें तीसरा मिला था मुझे। और मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, घग्घो रानी कितना पानी, उसी को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखा था और उनको इतना पसंद आया, उनके जूरी को जी। तो बहुत पसंद आया उनको कि तो इस तरह से हम कोशिश यही रहती है कि जो जी। हमारे विरासत में हमें मिली है, हिंदी तो हर कोई जान रहा है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ चीजें जो आपके अंदर हैं, आपको विरासत से मिली हैं, वो कुछ चीजें जो मेरे अंदर हैं, वो विरासत से मिली हैं, अगर उनको पटल पे ला दिया जाए, चाहे वो लेखन के माध्यम से, चाहे गायन के माध्यम से, चाहे टीवी स्क्रीन के माध्यम, किसी भी तरह से वार्तालाप के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अपने आप हमारी संस्कृति जो बहुत पहले से एक बार दोबारा फिर से समृद्ध हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है हमें इसके प्रति काम करना है, इसको आगे लेकर के जाना है। मैं तो यही कहूंगा, हर साहित्य, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक साहित्य बसता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक साहित्य बसता है, चाहे वो कहीं का हो। मैं कहता हूं केरला का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके भी दिल में एक हिंदुस्तानी साहित्य है। तो कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसको आगे लेकर के जाना चाहिए। नहीं, बहुत ही सही वक्तव्य रहा सर आपका कि आजकल जैसा कि माहौल है आधुनिक युग में कि लोग इंग्लिश बोल के सोचते हैं कि मैं बहुत ही मॉडर्न हूँ। ये तो ऐसा हो जाता है सर कि जैसे आप अपनी माँ को भूल गए हैं। जी। तो सर कहीं भी आपने बहुत अच्छी बात बताई साउथ अफ्रीका की, और सच में नमस्ते शब्द आपको भारत में कर देता है। भारत में कर देता है, बिल्कुल सही। और जी, और आप तो खुद उस पे डूब जाते हैं, उसका एक विशिष्ट प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है, जो होता है कि नहीं, ये अपनी जन्मभूमि से कितना जुड़ा है। जुड़ा हुआ है। तो आपके व्यक्तित्व में ये झलक हमारे सारे दर्शकों को देखने को मिल रही है सर, और सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे साथ जुड़ के हमें बहुत सारी साहित्य संबंधी बता रहे हैं सर। एक प्रश्न और मेरे मन में आपसे बात करते करते उमड़ रहा है। जी जी। समय सीमा जो भी हो सर, लेकिन समय की तो अपनी मर्यादा है, लेकिन जी। क्योंकि अच्छा, बहुत बढ़िया आप बोल रही हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये आपके सानिध्य का मतलब सानिध्य में आने से ही सब कुछ हो रहा है सर, और
मैं एक चीज जानना चाहती हूँ आपसे कि साहित्य में आजकल बहुत सारे कवि, लेखक बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर जगह देखने को मिलती है। बहुत सी कविताएं और कहानियाँ, लघु कथाएं, संस्मरण सब हैं। आप बताइए कि इस पे आपकी क्या राय है, आपके विचार क्या हैं, और किस तरह से, किस बिंदुओं पे केंद्रित करके हमारे साहित्य का सृजन होना चाहिए, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकगण भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका ये आज के परिवेश में, खास तौर से आज के संदर्भ में आपका ये जो प्रश्न है ये काफी अच्छा है, बहुत जटिल भी है। और मैं इसके जवाब में यही कहूंगा कि देखिए, गीत दो तरह के होते हैं, एक सुर और एक बेसुर। गीत तो दोनों हैं, गायक दोनों ही हैं, लेकिन वो गीत जो आपके कान को अच्छा लगता है तो आप कहते हैं बड़ा सुर में गा रहा है, कर्णप्रिय हो जाता है जी। वो गीत, वही गीत और गा रहा है, आपको लगेगा क्या गा रहा है ये, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं। तो जिस चीज में सुर नहीं, कोशिश करें सुर लाने का। जिसमें ताल नहीं, शब्द तो वही है, शब्द तो वही है, वाक्य तो वही है, भाव भी वही है, लेकिन अगर उसमें सुर मिलाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। साहित्यकारों के प्रति मैं यही उनको प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखें, लिखना बंद ना करें, सुर में लिखें, भाव में लिखें, आपकी भाषा लोगों पे प्रभाव छोड़े, कुछ ऐसा लिखें कि लोग पढ़ें और उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। जी। है ना, प्रेमचंद जी ने लिखा ना अपने जमाने में, आज भी हम पढ़ते हैं उनकी गोदान को तो लगता है पता नहीं हम कहां किस दुनिया में आ गए। उन दिनों की बात है, आप सोचें, उससे भी पहले वेद पुराण की बात सोचें, उन्होंने लिखा ना, कुछ ऐसी चीजें लिखें जो कि एक समाज पे प्रभाव डाले, अच्छा लिखें, लिखना बंद ना करें, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि लिखना ही बंद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखें। और लिखना, पढ़ना ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे हंसना, खाना, बोलना, आप इसको ना छोड़ें, लेकिन इसको सुर में करें, इसके भाव तक जाएं, चीजों को ऐसा लिखें कि बार बार आप खुद उसको पढ़ें और आपको लगा अरे मैंने क्या लिख दिया। जब ये भाव आ जाए आपके अंदर तो आप समझ लीजिए कि आप साहित्य को सचमुच में योगदान दे रहे हैं, साहित्य के प्रति और समाज के प्रति आपका योगदान जा रहा है साहित्य में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, लिखें, अच्छा कोशिश करें लिखने, निरंतर प्रयास करें, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो आप करें और वो आगे बढ़ाएं। हम सभी को मिलकर के बढ़ाना है आगे, बस मेरी छोटी सी यही राय है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने बहुत सारे बिंदुओं पे प्रकाश, कहते हैं ना कि निरंतर गतिमान होते हुए एक एक स्टेप पे आपने सब कुछ व्यक्त कर दिया कि लिखना कभी ना छोड़ें, लिखते जाएं, लेकिन भाव, अर्थ जो पाठकों के मन को छू जाए, ऐसी आपकी साहित्य सृजन, आपका साहित्य सृजन होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति थी सर, और बहुत ही सच्ची बात है, इसमें सत्यता है कि लोग तुकबंदी को कविता समझ लेते हैं। तो कविता अर्थ पूर्ण हो, भावपूर्ण हो जी। तो वो कविता होती है सर। और आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इसके साथ मैं आपसे कुछ और सुनना चाहूँगी, कविता के रूप में हो, गीत के रूप में हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद चलिए, हो। अभी इसी सिलसिले में जब आपने कहा है कि अच्छा लिखना चाहिए और
अच्छे लिखने से प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। तो मैंने एक जी कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है शब्द। जी मैंने लिखा है कि एक शब्द लिखना है जिंदगी के लिए। अब देखें, एक शब्द लिखना है पूरी जिंदगी के लिए। एक शब्द लिखना है जिंदगी के लिए, एक दर्द लिखना है, एक गम लिखना है, एक मर्म लिखना है, एक जख्म लिखना है जो दिया है किसी ने ताउम्र बेखुदी के लिए। एक शब्द लिखना है जिंदगी के लिए। आगे बहुत खूब। लिखा है मैंने कि एक एहसास लिखना है, एक जज्बात लिखना है, एक खामोशी लिखनी है, एक आवाज लिखना है जो गुम हो गया है किसी की बंदगी के लिए। एक शब्द लिखना है जिंदगी के लिए। आगे लिख बहुत रहा हूं अच्छे। मैं कि एक श्रृंगार लिखना है, एक प्यार लिखना है, एक पहचान लिखना है, एक मुस्कान लिखना है जो सजाया है हमने आशिकी के लिए। एक शब्द लिखना है जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे। एक प्रीत लिखना है, एक प्रीत लिखना है, अधूरे से साजिद लिखना है जो गाया जाए दोस्ती के लिए। एक शब्द लिखना है जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे सर, बहुत और है, खूब। बहुत लंबी है, अगर वो बहुत लंबी कविता है मेरी, लेकिन समय का अभाव है तो। कोई बात नहीं सर, हम अगली कड़ी में संभव हो फिर जुड़ेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे हम, क्योंकि समय का पता ही नहीं चला। आपसे बहुत सारे हमें जानकारी मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो भी हमारे साहित्यिक लोग हैं, व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हैं और सच में जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। और बहुत बहुत आपके साथ शानदार साक्षात्कार भेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच में समय का पता नहीं चला और समझ में नहीं आता है कि इस सिलसिले को कहाँ बंद करना चाहिए, क्योंकि मन तो ये हो रहा है कि आपसे हम सुनते जाएं, आपसे सीखते जाएं और हम सब मिलके साहित्य की सेवा करते जाएं। तो सर, मैं रचना दर्शन संस्था जो कला, साहित्य, संस्कृति और समाज के लिए समर्पित है, ये अपना कार्य साहित्य के लिए, कला के लिए, संस्कृति के लिए कर रही है और बहुत ज़्यादा समर्पिता है ये संस्था। तो उनके द्वारा ही आज ये आयोजन, हर रविवार को हम किसी न किसी विशिष्ट व्यक्तित्व से मिलेंगे और इसी तरह साक्षात्कार की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और हमें ऐसा लगता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है सर, ये कहते हैं ना इन्फिनिटी है, और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है जी। तो आज आपसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और अगले रविवार को फिर हमारा ये रचना दर्शन संस्था किसी विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर आएगी। और आज आपके आने पर और आपके साथ ये भेंट वार्ता अविस्मरणीय है, जिसे मैं और मेरे सारे दर्शकगण हमेशा याद करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जुड़े और इतनी सारी बातें हमें बताई सर। फिर मैं सभी दर्शकों से को नमस्ते करते हुए, धन्यवाद देते हुए जी। फिर अगली कड़ी में मिलने का एक वादा करते हुए हम आज आप सबसे विदा लेते हैं। मिश्रा सर, आपको फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।